हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रहेंगी। साथ ही मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम टेबल आ चुका है। किस किस दिन बाजार बंद रहेंगे, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों 20 अक्टूबर को है दिवाली और 21 अक्टूबर को इस बार हम लोगों को मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 दिन दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन 20 अक्टूबर यानी कल ज़्यादातर लोग दिवाली मना रहे हैं। तो दिवाली पर कल बाजार ओपन होंगे और मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम टेबल क्या रहेगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ट्यूसडे को हम लोग को मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, यानी कि 21 अक्टूबर को। इसको लेकर टाइम टेबल भी आ चुका है। सर्कुलर के मुताबिक अगर देखा जाए तो दोस्तों कल यानी कि 20 अक्टूबर को बाजार जैसे प्रॉपर चलते हैं उसी तरीके के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी कि जो 21 अक्टूबर को जो हम लोगों को मनाया जाएगा, उसके मुताबिक अगर देखें तो बाजार 1:45 से लेकर 2:45 तक चलेंगे, जिनमें 15 मिनट का हम लोग को प्री ओपन सेशन भी देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, कल त्यौहार है, कल त्यौहार पर प्रॉपर काम होगा, बाजार प्रॉपर चलेंगे। उसके नेक्स्ट दिन यानी कि 21 अक्टूबर को हम लोगों को बाजार की छुट्टी देखने को मिलेगी। लेकिन 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 1:45 से लेकर 2:45 के बीच में ये देखने को मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट डे अगर 22 अक्टूबर की बात की जाए तो बाजार बंद रहेंगे, बाजार की छुट्टी रहेगी। आप लोग देख सकते हैं एनएसई का ये कैलेंडर है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को बलि प्रतिपदा इसकी वजह से बाजार की छुट्टी देखने को मिल जाएगी। यानी कि काफ़ी छोटा सेशन इस बार रहने वाला है, केवल 20 अक्टूबर को। उसके बाद 21-22 को आप छोड़ भी दें, फिर हम लोग को दोस्तों केवल 2 दिन ही बाजार ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी छोटा सेशन होने की वजह से बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रह सकता है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके वीकेंड पर आए हैं रिजल्ट, और उन रिजल्ट का रिएक्शन हम लोगों को उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में। इस कंपनी के आए हैं Q2 के रिजल्ट अगर देखें तो अनुमान के मुताबिक है। नेट पैट लगभग 11% बढ़कर आया 18,641 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 4.8% तक बढ़कर आई है। जितने भी बाजार में अनुमान थे उसको कंपनी ने फुलफिल किया है, यानी कि अनुमान के मुताबिक नंबर देखने को मिले। कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखें, ये भी दोस्तों हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिला। नेट एनपीए में भी गिरावट रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेगा। दूसरा एक और दिग्गज बैंक है आईसीआईसी बैंक। इसके भी रिजल्ट आए हैं, इसके भी रिजल्ट मार्केट के अनुमान के आसपास ही देखने को मिले हैं। आईसीआईसी बैंक का अगर नेट पैट देखें 5% बढ़कर है 12,359 करोड़ के आसपास। एस्टिमेट को दोस्तों इसने बीट किया है। तो इस कंपनी को भी चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं, यानी कह सकते हैं पूरा फाइनेंस सेक्टर काफ़ी फोकस में रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, इसके भी रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के दम पर यह कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। 14% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। असेट क्वालिटी और बिजनेस ग्रोथ का सपोर्ट मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम हल्की सी गिरकर आई है 10,470 करोड़ के आसपास। ग्रॉस एनपीए घटकर आए हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलावा एक और बैंक है फेडरल बैंक, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का Q2 का पैट देखें तो लगभग 9.5% तक गिरकर आया है, 955 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि अनुमान 895 करोड़ का था, उससे बेहतर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.5% तक बढ़कर आए 2,495 करोड़। ग्रॉस एनपीए देखें कंपनी के तो ये हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल कह सकते हैं फेडरल बैंक का भी हम लोग को परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ये भी बैंक है दोस्तों, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। इसकी अगर बात की जाए 7.6% तक बढ़कर कंपनी का पैट आया है 2554 करोड़ के आसपास। हालांकि ग्रॉस एनपीए देखें ये भी हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले। तो कह सकते हैं इस कंपनी ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में, इसके रिजल्ट आए। रिजल्ट अगर देखें तो नेट पैट 20% तक घटकर आया 178 करोड़ के आसपास, जो अनुमान से काफ़ी कम है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम 4% बढ़कर आई 1550 करोड़ के आसपास। जीएनपीए घटकर आया है। नेट एनपीए भी हम लोग को थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्रोविजनिंग बढ़कर 500 करोड़ हो गई। साथ ही इसमें एक न्यूज़ ये भी है
कि अमीरात का MBD इसमें 60% की हिस्सेदारी एक्वायर करने वाले 26,853 करोड़ रुपए में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे REC के बारे में। REC के रिजल्ट आए 9% तक इस कंपनी का पैट बढ़कर आया 4,413 करोड़ के आसपास ये हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, वो गलत वेबसाइट खुल गई थी, वहाँ पर आंकड़े गलत थे। तो REC का पैट देखें 9.34% बढ़कर है। कंसोलिडेटेड आधार पर देखें 4,414 करोड़ के आसपास, जो पहले 4,037 करोड़ के आसपास था। टोटल इनकम 10% बढ़कर है 15,162 करोड़ के आसपास। सिक्वेंशियल बेसिस के आधार पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। तो REC इस वजह से ये कंपनी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इंडिया सीमेंट की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। 8.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल 340 करोड़ का घाटा था। रेवेन्यू लगभग 9% बढ़कर आया। एबिडा 81 करोड़ रहा है। कंपनी ने 15,740 करोड़ के मॉडर्नाइजेशन और 4,400 करोड़ की नई क्षमता बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए एक बड़ा अपडेट है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों JSW एनर्जी के बारे में। कंपनी का पैट 17% तक गिरकर आया है 705 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू हालांकि 60% तक घटकर आया 5,177 करोड़। एबिडा 77% तक गिरकर आया है। कंसोलिडेटेड आधार पर एबिडा देखें 60% बढ़ा है। साथ ही अगर कंपनी का श्रेय रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन और महानदी वे O2 पावर प्रोजेक्ट पर देखा जाए तो इसकी वजह से कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बाकी एक्सटर्नल ऑन आधार पर कंपनी ने कमज़ोर प्रदर्शन किया है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करेंगे, इसका 16% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 2,980 करोड़ के आसपास, जबकि नेट पैट 4.1% बढ़कर 329 करोड़ रहा है। कंपनी को $300 मिलियन के बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। साथ ही AI बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज की बढ़ती मांग को देखकर कंपनी तेजी से काम कर रही है। इंडिया मार्ट की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर आए 38% तक कंपनी का पैट गिरकर आया 83 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू हालांकि 12.5% बढ़कर आया 391 करोड़। कंपनी का अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो चीज़ देखने को मिले, मुनाफा मार्जिन पर दबाव की वजह से कम देखने को मिला है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्रिसिल की बात करेंगे, इसके ओवरऑल कहा जाए तो ठीक ठाक नंबर, इस तरीके की कंपनी ऐसे ही नंबर रिपोर्ट करती है। नेट पर 12% बढ़कर है 193 करोड़। रेवेन्यू 12% बढ़कर है 911 करोड़। एबिटा 18% बढ़कर है। मार्जिन 28.9% बढ़कर है। 16 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, जिसकी 6 नवंबर की हम लोग को डेट देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। साथ ही बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट आए ठीक ठाक नंबर कह सकते हैं। 15% तक कंपनी का पैट बढ़कर है 12 करोड़। रेवेन्यू 6.5% बढ़कर है 702 करोड़। एबिडा 6.5% बढ़कर है लगभग 38 करोड़ और मार्जिन कंपनी के 5.4% पर स्थिर देखने को मिले हैं। 361 वेम की बात करेंगे, इसके Q2 के अपडेट काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं। कंपनी का पैट 28% तक बढ़कर आया है 315 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 29% की ग्रोथ रही 1115 करोड़। एबिडा 32% बढ़कर 714 करोड़ रुपये रहा। मार्जिन कंपनी के सुधर कर 64% पर आए हैं। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 39% बढ़कर 554 करोड़ के आसपास रहा। 6 रुपये का कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी, या इस कंपनी के नंबर हम लोग अच्छे बोल सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के भी नंबर हम लोग को देखने को मिले। कंसोलिडेटेड आधार पर देखें, नेट पैट 10% बढ़कर आया 18,165 करोड़ के आसपास। जियो के Q2 के अपडेट देखें तो ARPO हम लोग को 211 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो रिलायंस के रिजल्ट पर ज़्यादातर बाजार की पूरी निगाह रहती है, लेकिन रिलायंस में एक बात है, कैसे भी अच्छे कितने भी अच्छे इस कंपनी के रिजल्ट आए, ज़्यादातर हम लोग को प्रेशर ही देखने को मिलता है। तो रिलायंस के रिजल्ट के बाद इस कंपनी के ऊपर कैसा रिएक्शन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो रिलायंस को भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। सर्कुलर 20 अक्टूबर से ही लागू होगा। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में एथर एनर्जी, गुजरात राफिया इंडस्ट्री, श्री वात्स फाइनेंस लीजिंग को ऐड किया गया। साथ ही कुछ कंपनियों को कह सकते हैं राहत दी गई, जिनमें देख सकते हैं आप लोग एम्बो एग्रीटेक, मार्सन्स और श्री अधिकारी ब्रॉडर टेलीविज़न, इनके ऊपर खास तौर पर निगाह रख सकते हैं। 16 कंपनी बाहर भी निकली लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे हिंदुस्तान एग्री जेनेटिक्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जीना सीखो लाइफ केयर, पाल्र टेक्नोलॉजी, रजनीश रिटेल, इनके अलावा
ट्रियो ग्रीन बायो एनर्जी, इन कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।